नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये हफ्ता सोने और चांदी दोनों के लिए खास रहा। सोने ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया तो चांदी भी 75,000 के पार निकली। ऐसे में तेजी के क्या कारण है? सोने चांदी में ये तेजी कब तक बनी रह सकती है? स्पॉट मार्केट्स में इस तेजी का कितना असर देखने को मिला? एक्सपोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और निवेश के लिए क्या ये सही समय है? इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के पार्टनर आशीष पेठे, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया के चेयरमैन विपुल शाह, साथ ही क्वांटम एएमसी के सीनियर फंड मैनेजर चिराग मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजार इस साल की शुरुआत से ही अटकलें लगा रहा था कि हम ऑल टाइम हाईज बनता हुआ देखेंगे, लेकिन जितनी जल्दी और जितनी वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर प्राइसेस में आती हुई देखी है, वो ऑफकोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। तो सबसे पहले प्राइसेस पे ही बात होगी। एंड कोठारी जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। 61,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल्स हमने बनते हुए देख लिए हैं। 2,000 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कारोबार है। अब यहां से क्या उम्मीद है? देखिए, अभी भी सेंटीमेंट बहुत खराब है। अभी भी गोल्ड जैसा आपने देखा होगा कि $2049 कल 2049 आने के बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, बट अभी भी गोल्ड की चाल रफ्तार है, क्योंकि कल पेरोल डेटा है इनकी। उसके बाद में गुड फ्राइडे की हॉलीडेज है और मंडे को लंदन बंद है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन कमिंग डेज में कुछ प्राइस में करेक्शन आएगा। अगर 2033 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2063 तक जाना चाहिए, यानी ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। अभी भी गोल्ड में ऊपर जाने के लिए थोड़ी जगह अभी भी बची हुई है। ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और रूपी टर्म्स में नो डाउट ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड। तो मुझे लगता है अभी भी थोड़ा और ऊपर जाना है, बट उसके सामने अगर फिजिकल देखो तो कहीं पे कुछ भी डिमांड नहीं है। ग्लोबली कहीं पे भी गोल्ड का फिजिकल डिमांड कहीं पे भी नहीं है। इंडिया के अंदर $17 डिस्काउंट चल रहा है, और कैश के अंदर मार्केट $71 डिस्काउंट चल रही है। चांदी यहाँ पे $1.5 डिस्काउंट चल रहा है, और बिल में 54 सेंट डिस्काउंट चल रहा है। तो इस तरह का डिस्काउंटेड मार्केट अभी काफी हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड इतनी ऊपर रफ्तार तक रुकना चाहिए। ऑलराइट, जोरदार तेजी और फंडामेंटल सपोर्टिव है, लेकिन बाजार डिस्काउंट में आ चुका है और उसका असर हम यहाँ पर बाइंग में एब्सोल्युटली आता हुआ देख रहे हैं। विपुल, आप कैसे देखते हैं मार्केट्स और एक्सपोर्ट नंबर्स फिलहाल अब कैसे नजर आते हैं? मार्च क्वार्टर कैसा रहा? अब इन प्राइसेस में आगे की मांग कैसी रह सकती है? नमस्ते मनीषा। पहले तो एक्सपोर्ट तो 39 बिलियन आसपास फ्लैटिश रहेगा। लास्ट ईयर भी हम लोग का $39 बिलियन का एक्सपोर्ट था। तो इस साल भी उम्मीद है कि ये मार्च अभी खत्म हुआ है तो यही लेवल्स पे मोर और लेस खत्म होगा। आगे जाते क्वार्टर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज देखते हुए कंज्यूमर की डिमांड भी थोड़ी स्लो है। तो अप्रैल टू मार्च थोड़ा स्लो डाउन तो रहेगा। काउंसिल ने हम लोग ने अभी फिलहाल 2-3 शो किए हैं। एक अभी IIJ तृतीय का शो किया हुआ है अभी बेंगलुरु में, और फिर जयपुर के अंदर ज्वेलरी शो किया है, बायर सेलर्स मीट किया, और अभी हाल ही ये हफ्ते में लैपटॉप का भी सूरत में किया हुआ है। उम्मीद है कि ये सब परिणाम अच्छा क्वार्टर का देगा। तो हम लोग तो वी आर जस्ट क्रॉसिंग आवर फिंगर्स कि ये क्वार्टर लास्ट ईयर से तो थोड़ा बेटर जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कठिनाई की सामना करनी पड़ेगी। ऑलराइट, एंड विपुल जी, आपको प्राइसेस में क्या लगता है? आपको भी लगता है थोड़ा कॉशन रहने की जरूरत है, लेकिन तेजी और आ सकती है? यस, सोने में तो जैसे मैंने आगे भी बताया, मैं भी बहुत बुलिश हूँ। जैसे कोठारी साहब ने बताया, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। ये जा रहा है, और जैसे उन्होंने बताया 2040-50 के ऊपर बंद देता है तो ये $2100-2200 भी आ सकता है। और जो हिसाब से तेजी से या मतलब भाव से सब लोग को एडजस्ट भी होना होगा। ये अभी फिलहाल 60 से 65,000 के रेंज में अभी सोना यहाँ पे टिकेगा और स्टेबलाइज होगा। ऑलराइट, सो 60 से 65,000 के बीच में और नए हाईज एब्सोल्युटली यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन ट्रेड के लिए चाहे वो भारतीय बाजार हो या फिर एक्सपोर्ट्स हो, ये क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत वाला रह सकता है। जब तक सोने में एक ठहराव नहीं आता, कंसोलिडेशन नहीं आती, लोग इस प्राइस के यूज टू नहीं हो जाते, तब तक खरीदार यहाँ पर आना मुश्किल है। आशीष, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस? और आपसे भी पहले वही सवाल, आपको लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं और बाइंग पे क्या इम्पैक्ट है? गुड इवनिंग मनीषा जी और बाकी पैनलिस्ट को। मेरे हिसाब से भी गोल्ड आई थिंक इज इन स्ट्रेटेजिक बुल रन, और 2000 के ऊपर 2-3 दिनों से क्लोज दिया है। 2020 के ऊपर रेट्स चल रहे हैं, तो नियर टर्म में मुझे भी 21,100 के ऊपर प्राइस दिख रहा है।
और इंडियन मार्केट में अबाउट 62 to 63 इन नेक्स्ट 1 or 2 months दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है मनीष। ऑल राइट, सो तेजी यहाँ पर भी बरकरार है। और आशीष जी, लेकिन आपको बाइंग के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि जैसे कोठारी जी ने, विपुल जी ने कहा कि खरीदारी एक यहाँ पर थोड़ा सा सवाल खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लास्ट 10-15 डेज से बाइंग थोड़ा म्यूटेड हो गया है, लोग थोड़ा साइडलाइन पे वेट कर रहे हैं। लेकिन आगे 15 दिन के बाद अक्षय तृतीया है, उसके बाद शादियों का सीजन है, और हमें यह समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर के माइंडसेट में रुपये में काउंटर पे जो कोई भी शोरूम में जाता है तो वहाँ पे जो प्राइस टैग लगता है उससे उसकी मेंटालिटी पे अफेक्ट होता है। अगर 60,000 के ऊपर प्राइस गया है तो इट्स अ मेजर मेंटल लेवल फॉर द कंज्यूमर के 60,000 के ऊपर सुना गया है, तो वो थोड़ा दिन तो रुकेगा, उसको थोड़ा ये 60,000 का प्राइस मेंटली कंज्यूम होने को, एक्सेप्ट होने को थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन 15-20 दिन के बाद अक्षय तृतीया के आसपास आई सी द डिमांड कमिंग बैक इनटू द मार्केट, क्योंकि तब तक लोग समझ लेंगे कि अभी सोना नीचे नहीं जाने वाला है, इसके ऊपर ही जाने वाला है। दैट्स व्हेन पीपल विल स्टार्ट कमिंग। जी हाँ, और भारतीय बाजारों में एक बार प्राइसेस ठहर जाएं तो लोग खरीद भी लेते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो वैसे भी लोग सोना नहीं खरीदते, एक लंबे समय के लिए निवेश करते हैं और वो हमेशा यहाँ पर फला ही है। चिराग, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है माफ कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है कि हेज फंड्स अब यहाँ पर फिर से लौट के आने लगे हैं। पिछले हफ्ते 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट लॉन्ग्स था यहाँ पर सोने में। ETFs में 10 महीने की रिडेम्पशन के बाद हमने इनफ्लोज फिर आते हुए देखे हैं। इंडियन मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स हैं? जी, इंडियन मार्केट्स में हमें लग रहा था कि एट हायर लेवल थोड़ा सा ड्राइनेस आ सकता है बाइंग में, और टैक्स चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए डिमांड। मगर गिवन द मोमेंटम इन प्राइसेस हम अभी भी देख रहे हैं कि डिमांड काफी बरकरार है, आउटफ्लोज नहीं हो रहे हैं ETFs में से, और अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमांड जो एक एलोकेशन की तरह होना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में उसका असर है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एज अ एलोकेशन एक इंक्रीमेंटल बाइंग बन के आ रहा है, और जैसे रिटर्न्स देख रहे हैं गोल्ड, लाइक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए एज कंपेयर टू एनी अदर एसेट क्लास। सो ओवरऑल दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू पीपल, एक फोमो फैक्टर है जो कि गोल्ड का एलोकेशन होना चाहिए। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव हम काफी पॉजिटिव है, और हम उस हिसाब से बाइंग भी होते हुए देख रहे हैं। सो ओवरऑल आई थिंक ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, कि इन्वेस्टमेंट डिमांड ही ड्राइवर होता है हायर प्राइसेस के लिए। सो आई थिंक दैट मोमेंटम शुड कंटिन्यू, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड बरकरार रहनी चाहिए यहाँ से आगे जाते हुए। सो ओवरऑल वी आर नॉट सीइंग एनी ड्राइनेस इन डिमांड। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़नी चाहिए यहाँ से। ऑलराइट, चिराग, आई एम श्योर अब तक आपके पास पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी आ चुके होंगे, तो कैसा रहा ये क्वार्टर्स नए पार्टिसिपेंट्स को लेकर और नया जो यहाँ पर फंड कलेक्ट हुआ? या अनफॉर्चुनेटली मार्च के नंबर्स आए नहीं हैं, मगर जैन एंड फेब वाज अ मिक्स्ड बैग। फेब में हमने जो उसके पहले 3 महीने के आउटफ्लोज थे बाइंग में कन्वर्ट हो चुके थे। 165 करोड़ ऑफ नेट इनफ्लोज देखे हमने फेब में, एंड मेरा अनुमान है कि मार्च में भी हम पॉजिटिव नंबर ही देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बाइंग, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स टैक्स का विंडो जो एडवांटेजेस था वो अपॉर्चुनिटी नहीं खोएंगे, और इंक्रीमेंटल बाइंग हम देखे थे लास्ट वीक में। सो ओवरऑल आई थिंक इन्वेस्टर डिमांड मार्च में भी पॉजिटिव होगा, और नेट द एंटायर क्वार्टर शुड टर्न आउट टू बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द मार्च बाइंग दैट वी सी। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बरकरार रहती है, हमने देखा है जब भी मोमेंटम आता है प्राइसेस में, लाइक हमने देखा था 2020 2021 में जब भी पॉजिटिव मोमेंटम था प्राइसेस में, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी, तभी काफी बाइंग निकल के आई थी गोल्ड ETFs के लिए। सो आई थिंक इट कुड रिपीट दिस टाइम ओनली, अनलेस बायर्स टाइम लगाएं एडजस्ट होने के लिए नए प्राइसेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट सी एनी इश्यूज इन टर्म्स ऑफ बाइंग। सो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू बन के आ रहा है गोल्ड ETF बाइंग के लिए। ऑल राइट, तो इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ पर डेफिनेटली है, टिकट साइज जो भी हो, और जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर हमें चिराग बता रहे हैं, तो एक भरोसा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स में सोने को एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास देखते हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ है सोने पर बात करने के लिए, चाहे वो डी-डॉलराइजेशन हो, US फेड यहाँ पर क्या कर सकता है, बाइंग कैसी रहने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स आगे कैसे हैं, डॉलर इंडेक्स कैसे बिहेव करेगा, क्या फैक्टर्स आपको वॉच करने चाहिए, यही डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ।
एक और चीज़ जो इस हफ्ते में हुई वो है डी डॉलराइजेशन की कॉन्वर्सेशन और भी था यहाँ पर थोड़ा सा हीटेड होती हुई नजर आई। जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज़ डॉलर से हटके अपनी रीजनल करेंसीज में अब यहाँ पर कारोबार करना चाहती हैं। इसका सीधा फायदा हमने बिटकॉइन और सोने में आता हुआ देखा। कोठारी जी, ऑफकोर्स ये बातें पिछले 2 साल से चल रही हैं, लेकिन अब ज़्यादा बैंक्स, ब्रोकरेजेस इसके बारे में लिखने लगे हैं। कंट्रीज़ अब अपनी करेंसीज को यहाँ पर तवज्जो भी देने लगी हैं। उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने दूसरे एसेट क्लासेस यानी कि सोने को आता हुआ देखा। कितना बड़ा, कितना महत्व आप इस कॉन्वर्सेशन को देंगे? देखिए, अभी इतना जल्दी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर दो कंट्री के बीच में अगर रुपी ट्रेड भी होता है तो सामने रुपी जो जब वहां पे जाके जमा होती है उसके सामने में अगर कोई भी आइटम यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, तो अगर ट्रेड बैलेंसिंग अगर 5 कंट्री के बीच में हो जाती है तो मुझे लगता है कि जो डॉलर डोमिनेंट हम लोग है इतने सालों से, जब से पैदा हुए तब से डॉलर डोमिनेट ही है हम लोग, तो मेरे हिसाब से उसमें काफी इफेक्ट आएगा डॉलर को। और डॉलर का भी आपने लास्ट टाइम देखा कि सेंटीमेंट बहुत खराब है। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग कर रही है। अभी बीच में भी $1980 के ऊपर भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को बाइंग किया है। तो कहीं ना कहीं पे लोगों को एक बैंकिंग सिस्टम से भी खतरा है, ट्रेजरी से भी उनको डर लग रहा है। उसके बाद में डेट सीलिंग उनका सबसे बड़ा जो इश्यू है, अभी उन्होंने जून की डेट दी है, वही है। और उसके बाद में रिसेशन का जो इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में रिसेशन का इफेक्ट है, तो लोगों को अभी डॉलर के प्रति थोड़ा डर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, अभी नहीं तो 5 साल 10 साल के बीच में, कि हर कंट्री खुद का अभी डोमिनेट, जैसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आपने एक आइटम दिया, हमने दूसरा आइटम दिया, इस तरह का रुपी ट्रेड होता है, यॉन का ट्रेड होता है, यहाँ पे फिर अफ्रीकन कंट्री का ट्रेड होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज हो जाएगी तो फिर डॉलर डोमिनेट रहना बहुत उस पर बहुत इफेक्ट आएगा डॉलर पे। एब्सोल्युटली। और कोठारी जी, कितना फायदा आप सोने का उसमें आता हुआ देखते हैं? क्योंकि हमने एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो देखा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, जब से हम पैदा हुए हैं डॉलर के साथ सब कुछ लुगा हुआ है, सारी कमोडिटीज डॉलर डिनोमिनेटेड हैं। तो सोने पर इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आज से 2 साल 5 साल के बाद भी? देखिए, सोना, जैसे आपने देखा होगा कि ये चीज आज से नहीं हो रही है, 5 7 8 साल से चल रही है। ब्रिक्स में जो अपनी जो कंट्री है उसमें ये लोग धीरे धीरे रिजर्व को बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको रिजर्व के सामने ही उनको उनकी करेंसी उतनी डोमिनेट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड, देखिए, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट मार्केट से तो नहीं खरीदती है। जब भी प्राइस के अंदर अगर प्राइस फॉल होता है तब सेंट्रल बैंक बाइंग करने आती है, या एक सेंट्रल बैंक बेचता है तो दूसरे सेंट्रल बैंक खरीदती है। तो मार्केट पे उसका उतना इफेक्ट नहीं करता है। अपन हाँ, $2000 1900, अभी आप अगर लो देखोगे तो अभी $1850 ऑल टाइम लो हो गया है। जो हम पहले $1650 की धारणा करते थे कि आ सकता है, अब जब 2000 के ऊपर भी मार्केट स्टैंड हो गया है, तो मुझे लगता है अब 1850 बॉटम का है। तो उसमें फिर सेंट्रल बैंक, जैसे प्राइस नीचे आता है तो सेंट्रल बैंक उसकी खुद की धीरे धीरे मार्केट में जो एक्सेस फ्लो होता है उसको धीरे धीरे बाय करती है, ताकि मार्केट के ऊपर उसका सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए। क्लियरली। जी हाँ, तो एक फायदा यहाँ पर भी है। और एक और डेवलपिंग चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि हर 10 साल में कुछ ना कुछ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बदलता है और उसका असर हम एसेट क्लासेस पे आता हुआ देखते हैं। वो चीज़ यहाँ पर अब सोने में बनती हुई नजर आ रही है। विपुल जी, आप क्या देखेंगे आगे जाते हुए? ऑफकोर्स नॉन फार्म पेरोल डेटा तो यहाँ पर वीकेंड पे है ही, लेकिन जिस तरह से डॉलर मूव कर रहा है, खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की रिकॉर्ड पे रही पिछले साल, US फेड की मीटिंग मई, अब उसका बाजार को भी इंतजार है। तो वो एक चीज़ आप क्या वॉच करेंगे जो यहाँ पर सोने को हिला सकती है? मेन थिंग एफओ मतलब कल ही है, नॉन फार्म पेरोल सबकी नजर उस पर टिकी हुई है, और ये नॉन फार्म पेरोल उम्मीद है कि नंबर अच्छा नहीं आएगा, तो जो हिसाब से और उस पे डॉलर की और पिटाई होगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट जो फेड बढ़ा रही है तो उसको अभी रुकने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। और जिस तरह से मतलब जो हिसाब से डॉलर इंडेक्स जो अभी फिलहाल 102 आसपास चल रहा है, बहुत नजदीक में मेरे को तो लग रहा है कि ये 100 नीचे चला जाएगा और डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, और इससे गोल्ड और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही डॉलर वीकनेस आ जाती है तो सोना को भाव को लेके ऊपर खींचती है, एक फेयर फैक्टर भी आ जाता है, और सोने मेरे हिसाब से इसमें सोने की तेजी ही होगी, और यही कारण है जो मैं बता रहा हूँ कि 2100-2200 की तरफ भी ये सोना चला जाता है डॉलर की, तो उसमें तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस एज सच। और जैसे आपने बताया, ये डी डॉलराइजेशन जो है फिलहाल इट इज नीडेड, क्योंकि हम लोग इतने सारे इंपोर्ट ओरिएंटेड एक कंट्री है और सारे डॉलर पे डिपेंडेंसी है। इस तरह का जो ये डॉलराइजेशन हो जाता है तो इकोनॉमी के लिए भी आगे जाता है बहुत ही अच्छा है।
आज जैसे अपने को आज रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का आज मोर देन 40% सप्लाई वैल्यू वाइज रशिया से आता है, जो हमारे कारीगरी बेरोजगारी जो को संभालती है, इतने कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को इतना माल का काम दे, लेकिन आज पेमेंट्स नहीं जाते हैं। आज तो ये डीडॉलराइजेशन से इसका रास्ता निकल सकता है और पेमेंट जा सकता है, तो अपने को ये माल जो रफ डायमंड जो चाहिए वो भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आई पर्सनली फील ये राइट डायरेक्शन में जा रही है और इट विल हेल्प ईच एंड एवरी इकोनॉमी और अपना डॉलर पे डिपेंडेंस कम होगा। ओह एब्सोल्युटली। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर वॉच करने के लिए, जिन कंट्री से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं क्लियरली उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाकर यहाँ पर बाजार? ऑफ कोर्स हॉलमार्किंग एक चीज़ है भारतीय बाजारों में, हम वो भी देख रहे हैं। आपने अक्षय तृतीया का यहाँ पर जिक्र भी किया, जिस तरह की इन्वेंट्री है, और विपुल जी ने जैसे कहा कि काफ़ी सारे एग्जीबिशन हुए हैं, B2B यहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है। एक बाजार का किस तरह का फिर मूड नजर आता है? कल से एक और हम B2B एग्जीबिशन यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, कैसे मार्केट उसको अप्रोच कर रहा है? आपने सही कहा, बाजार थोड़ा संभला हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि सडन जो सोने की प्राइस राइज हो गई है तो लोगों ने एग्जीबिशन में उतना सेल नहीं देखा है। कल से हमारा भी एग्जीबिशन शुरू हो रहा है, लेकिन द मूड इज म्यूटेड करंटली। लोग थोड़ा रुक रुक के बाइंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अक्षय तृतीया के आसपास एंड कंज्यूमर्स का मूड बन ही जाता है खरीदारी का, और उसके बाद एक महीने तक शादियां भी है, तो फिजिकल डिमांड पिकअप हो जाएगी, तो धीरे धीरे पूरा मूड भी चेंज हो जाएगा। जो आपने दूसरा कहा डी डॉलराइजेशन, आई थिंक ये जस्ट अभी शुरुआत है, क्योंकि उस पर धीरे धीरे पैन आउट होते होते कई साल लगेंगे, बट ये डायरेक्शन जो है इट इज गुड। लेकिन डी डॉलराइजेशन होते होते हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ हम जाते हैं तो डॉलर के सामने रुपया भी स्ट्रांग होता जाएगा, एंड इंडियन रूपी में सोने के प्राइस के लिए वो थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजों का हमें ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, काफी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो बाजार ऑफ कोर्स एज वी मूव फॉरवर्ड हमें ये चीजें यहाँ पर समझ में आती रहेंगी। चिराग, एक फाइनल सवाल आपसे, आप कैसे देखते हैं आगे जाकर मार्केट? किस तरह का गोल्ड व्यू आपका है? और गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हमने देखा है, सिल्वर में जिस तरह का 75,000 का लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, तो ETFs में इसका क्या इम्पैक्ट रहा? सो ओवरऑल हमारा व्यू गोल्ड प्राइसेस पे बहुत कंस्ट्रक्टिव है। हमने देखा है कि हमने ईरा चेंज होते हुए देखा है। चीप मनी, इजी लिक्विडिटी के बदले हम आए टाइटर लिक्विडिटी में, और इतना अग्रेसिव रेट हाइकिंग साइकिल हुआ है कि उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि जब चीप लिक्विडिटी होता है तभी मैल इन्वेस्टमेंट्स काफी होते हैं, और जब ये एक टिपिंग पॉइंट आता है जब ये अनराइवल होना चालू होते हैं। सो ओवरऑल हमने देखा है कि जो बैंकिंग क्राइसिस हमने देखा, दैट वाज जस्ट वन ऑफ द एरियाज दैट गॉट इम्पैक्टेड। आगे जाके हम और भी पॉकेट्स देखेंगे जहाँ पे ये पेन आ सकता है। द ओनली गुड थिंग इज अभी कॉर्पोरेट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोग डी लेवरेज्ड है, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर इट विल हैव इट्स रिपरकशन ऑन ग्रोथ फॉर श्योर। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो मॉनेटरी स्टैंस चेंज होगा यहाँ से, और क्रेडिबिलिटी लॉस जो हम देख रहे हैं वो फेडरल रिजर्व में आ सकता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब भी वो अनवाइंड करना चालू करते हैं तो थोड़े समय तक ही कर पाते हैं, और बैलेंस शीट काफी बड़ी साइज में ही आगे चलती है। सो ओवरऑल 18-19 में भी हमने इसकी झलक देखी थी, और अभी भी द सेम थिंग इज रिपीटिंग। एक फेड की क्रेडिबिलिटी लॉस हो सकती है, उसकी वजह से भी डॉलर पे इम्पैक्ट आ सकता है। जी हाँ। और डॉलर डील और डॉलराइजेशन है, उसका हम ट्रेंड काफी टाइम से देख रहे हैं। शेयर ऑफ डॉलर इन पेमेंट, शेयर ऑफ डॉलर इन रिजर्व्स काफी कम होते आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अभी यहाँ से एक्सेलरेट हो सकता है वो ट्रेंड। सो ओवरऑल हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है गोल्ड प्राइसेस पे गोइंग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। ऑलराइट, तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि यहाँ से सोने के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो बाजार में आपको वॉच करने होंगे, लेकिन खरीदारी की राय एज ऑफ नाउ हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। एक फाइनल वर्ड कोठारी जी आपसे, चांदी पर 75,000 हम देख चुके हैं, 80, 85, 90, $30 पर आउंस, बहुत सारे लेवल्स यहाँ पर मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। देखिए, मुझे चांदी 6 डिजिट के अंदर लग रही है चांदी। Okay. अभी काफी सालों से अगर आपने देखा होगा तो चांदी ने मूव किया ही नहीं था। मैं बार बार यही कहता हूँ, जब चांदी 57,000 थी तब भी मैं कहता था कि 6 डिजिट के अंदर चांदी मुझे लग रही है। एक 2023 चांदी का युग रहेगा। गोल्ड में लोग पैसा नहीं बना सकेंगे, और गोल्ड इतना एप्रिसिएशन, इतना हाई प्राइस पे रिस्क भी है, और उतना एप्रिसिएशन का होप नहीं है। उसके कहीं ज्यादा मुकाबले में सिल्वर रिटर्न देगी।
ऑलराइट, तो सोने की तो चांदी है ही और चांदी की भी चांदी है आगे जाकर। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहें, ये बहुत सही मौके हैं। हमारा टीम पैनल आपको यहाँ पर यही बताता हुआ। कोठारी जी, आशीष पेठे जी, विपुल जी, चिराग, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। आप सभी एक पैनल पे आए और आप सबने हमसे यहाँ पर बात की, दर्शकों को बताया भी कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत।